Good morning, dear students. Hope you all are safe at your homes. Today, we are going to start our topic, Cell, the fundamental unit of life. In this lecture, we are going to discuss about definition of the cell as well as discovery of the cell and the cell theory. So, let's start the video. First of all, what is the definition of the cell? अगर हम इस चैप्टर की शुरुआत करें तो हमको स्टार्टिंग में जो चैप्टर का नेम दिख रहा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज द एक्चुअल डिफिनीशन ऑफ द सेल. एंड अगर हमने इसके बारे में समझ लिया, इस वर्ड को, फंडामेंटल वर्ड को समझ लिया, तो सेल का हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाने वाला है. तो चलो सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग इस फंडामेंटल वर्ड को समझते हैं. तो वैसे भी मैंने डिफिनीशन में पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? अब इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, सबके यहाँ क्या एक मकान है और उस मकान को बनाने में ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि मान लो एक ब्रिक है और एक इस ब्रिक से पूरा का पूरा एक क्या हाउस तैयार होगा. ठीक है, एक ब्रिक है और इस ब्रिक ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स लगे होंगे. अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे घर में सीमेंट लगा है तो हमारे घर में टाइल्स लगा है. बेटा वो एक्स्ट्रा चीजें हैं. आपको पता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप सीमेंट ला के रख लो, आप टाइल्स ला के रख लो, और ब्रिक्स ही नहीं है तो आपकी मकान नहीं बनने वाली है. ठीक है, तो वो जरूरी है, आपको सीमेंटिंग मटेरियल चाहिए इन ब्रिक्स को जोड़ने के लिए. बट अभी भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? दिस ब्रिक्स. ओके, नाउ व्हाट आर these are brick. Actually this is brick and this house is made up of several bricks. So जैसे एक हाउस को बनाने के लिए हमको ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वैसे ही एक बॉडी को बनाने के लिए, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसको बनाने के लिए हमें सेल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अब ध्यान से समझना इन दोनों चीजों में क्या सिमिलरिटी है. जैसे एक हाउस को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही एक चाहे एनिमल बॉडी बोल लो या प्लांट बॉडी बोल लो, उसको बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? सेल को. नाउ ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस हाउस, सो दिस सेल विल बी फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस बॉडी. जैसे इस हाउस को बनाने के लिए इस ब्रिक की रिक्वायरमेंट है, वैसे इस बॉडी को बनाने के लिए इस सेल की रिक्वायरमेंट होती है. तो बेसिक रिक्वायरमेंट, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इस हाउस के लिए ये ब्रिक, वैसे इस बॉडी के लिए इस सेल. एंड दैट्स वाई दिस इज द फंडामेंटल. फंडामेंटल कहने का मतलब ये है कि ये आपका सबसे ग्राउंड लेवल की रिक्वायरमेंट है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. सो फंडामेंटल का मतलब आपको समझ में आ गया. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. अब अभी मैंने बताया कि ये क्या है, एक हमको बेसिक रिक्वायरमेंट है. अगर हमको कहीं भी लाइफ सस्टेन करने की बात आती है तो हमारी अगर सेल्स लिविंग है तभी हम लिविंग है. ठीक है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गई. इंपॉर्टेंट क्या इसमें? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल? फॉर इसको हम बहुत आसानी से समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यू ऑलरेडी नो दैट organisms can be decided or divided on the basis of their cell type, and there are two type of organisms. First one is unicellular organisms and second one is multicellular organisms. What is the meaning of unicellular organisms? Those organisms which are made up of single cell, and that single cell perform all the basic functions are known as unicellular organisms. But in case of multicellular organisms, several type of activities are several type of performed by several kind or type of specialized tissues or cells. So स्ट्रक्चरल हम यूनिसेलुलर की हेल्प से आसानी समझ सकते हैं.
आप समझ लो कि एक ये मैंने क्या करा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाया और इसके कुछ ऐसे बेसिक पार्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है, बना दिया। ठीक, अब आप ध्यान से समझो, अमीबा देखा है बुक वगैरह में, आप लोगों ने अमीबा को देखा होगा। ठीक है, अब आप हमको देख लो। ठीक है, आप देखोगे कि हमारे स्ट्रक्चर को डिसाइड कौन कर रहा है, इसके स्ट्रक्चर को, यूनिसेलुलर में कैसा शेप है, क्या स्ट्रक्चर, उसको डिसाइड कौन कर रहा है, इस सेल कर रही है, एक सेल ही है। ठीक है, एक सेल ही है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि वहां एक ही सेल है। तो जो भी स्ट्रक्चर आएगा उस ऑर्गेनिज्म का, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उस इंडिविजुअल का, वो किसकी वजह से आएगा, इस सेल की वजह से आएगा। तो सेल क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है उसको, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ कम टू द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझा देता हूं कि आप एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट और बायोलॉजी टीचर, या बायोलॉजी अगर आप जानते हो तो आप कभी नहीं कहोगे कि सर हमको नहीं, यहां जो भी है बायोलॉजी है, सेल है, बायोलॉजी में सब कुछ क्या है, सेल है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पिरेशन, आपको पता है रिस्पिरेशन में क्या होता है, आपने जो खाना खाया हुआ है, जो डाइजेस्ट हुआ है, वहां पे ग्लूकोज के फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसका ब्रेक डाउन होता है और वहां से एनर्जी निकलती है और एनर्जी सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है ताकि वो अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी, जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, लाइक कुछ सिंथेसाइज हो रहा है या किसी का ब्रेक डाउन हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो सके, हमारी ग्रोथ हो सके। आपको पता है कि हमारे अंदर सेल डिवाइड होती रहती हैं, रिपेयर होती रहती है, मेंटेन होती रहती है, और इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको फुलफिल कौन करने वाला है, वो हर हाल में हमारी ये जो वेरियस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, लाइक स्पेशली कैटाबॉलिक एक्टिविटी में आपका रिस्पिरेशन आता है, उसकी वजह से वो मेंटेन होने वाला है। तो ओवरऑल आपको मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में जो फंक्शनिंग होती है या हमारे किसी भी इंडिविजुअल में, वो क्या होगी, फंक्शनिंग सेलुलर लेवल पे होने वाली है, मींस उसमें सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, दैट्स व्हाई इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन with the help of a simple example. This is a unicellular organism and this cell is capable to perform all the basic functions. अभी मैंने तुरंत मैंने कुछ देर पहले बोला है कि a unicellular organism is made up of single cell and that single cell can perform all the basic functions. ठीक है, तो अब हम जितना, हमारी बॉडी जितना काम कर रही है, लगभग उसका कुछ वो भी, अब ये भी सेल तो रिस्पिरेट करेगी ना। ये मान लो ये अमीबा है, इसके अंदर भी रिस्पिरेशन होना है, डाइजेशन होना है, एक्सक्रीशन हो रहा है। अब भले वो स्पेशलाइज तरीके से नहीं हो रहा है, बट हो रहा है ना। तो इस सेल के पास कैपेबिलिटी है ना वो सारे काम करने की। दैट्स व्हाई दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Now you can say the cell is the fundamental, structural, functional as well as building block of life. This is the actual definition of cell. Okay, hope आपको समझ में आ गया होगा। Now come to the second point, discovery of the cell and ये आप कह सकते हो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सेल। मैंने एक छोटा सा समराइज वे में आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश करी है, सेल के बारे में कुछ चीजें बताने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले आपको बता दे कि अर्लियर स्टेज में सेल के बारे में जब कोई नहीं जानता था, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कॉक सेल को लिया। कॉक आप लोग नॉर्मली, कॉक इज अ डेड पार्ट ऑफ वुड, एक वुड का डेड पार्ट होता है, स्पेशली ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड, मीन्स यू कैन से बार्क ऑफ द ट्री का जो बार्क होता है ना, बाहर वाला हिस्सा, वहां से मिलता है। इवन आप लोग इसको कॉर्क को अगर और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप लोग
मार्केट में जाते हो अभी भी जैसे एसिटिक एसिड की बोतल रखी होती है, तो स्पेशली क्या होता है उसको वहां पे लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, ठीक है। वहां पे जो आप कीप देखोगे या फिर जिससे उसको बंद किया जाता है वो लकड़ी का बना होता है, वुड का बना होता है, एंड उसे हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग पुरानी बॉटल्स वगैरह देखोगे तो कॉर्क टाइट बोला जाता था उसको, या अभी भी बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में ज्यादातर जो केमिकल्स वगैरह रखे जाते हैं उनको कॉर्क टाइट चेम्बर्स में रखा जाता है, कॉर्क टाइट बॉटल्स में रखा जाता है। तो यहाँ कॉर्क टाइट कहने का मतलब वो बॉटल रखा गया, उसको कॉर्क से पूरी तरीके से क्या किया गया, क्लॉथ लगा के कवर कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आपको बता दे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है क्योंकि ये डेड पार्ट है तो इसकी सेल्स पूरी तरीके से एक दूसरे से कंडेंस हो जाती हैं, वहां पे कोई भी एक तरीके से बैरियर का काम करता है, तो उस कॉर्क के आर पार कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी तरीके का गैसियस एक्सचेंज नहीं होना है। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बता दूं कॉर्क का कि अगर आपने कॉर्क से किसी चीज को एज ए बैरियर यूज कर लिया तो उसके थ्रू आउट ना गैसियस एक्सचेंज होना है, ना ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर उधर आ जा सकता है। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि वो जो कॉर्क लिया उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर छोटे छोटे स्लाइसेस पीसेस में कट करके उसको जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखा। हनीकॉम्ब आपको मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है बट दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट द हनीकॉम्ब, ठीक है। तो ऐसा दिखता है। अब उन्हें इस सेल के बीच में ये जो इन्होंने कॉर्क के अंदर जो कंपार्टमेंट्स दिखे और ये जो हनीकॉम्ब का जो कंपार्टमेंट है उसके बीच में कुछ सिमिलरिटी दिखी और उन्होंने एक सिंगल कंपार्टमेंट को सेल बोला। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं, ध्यान से इस बात को समझना, एक सिंगल कंपार्टमेंट को सेल बोला। मैंने स्पेशली यहां पे लिखा हुआ ही कंपेयर दिस कॉर्क सेल्स बाय हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट्स एंड नेम दिस कॉर्क कंपार्टमेंट्स एज सेल। स्पेशली मैंने मेंशन किया है सिंगल कंपार्टमेंट एज अ सेल। एक सिंगल जो वहां सेगमेंट है ये आपका एक सिंगल सेगमेंट है, इसे उन्होंने सेल बोला है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ग्रुप आप सेल कहलाएगा और ये आगे आप फर्दर जाओगे तो जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, फिर ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। तो वो बात की बात है, फिलहाल यहाँ पे समझते हैं। तो फर्स्ट टाइम जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा उनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर करा था, बट दैट वाज अ डेड सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या था, एक डेड सेल था। लेटर इन 1674 अबाउट 9 years आफ्टर 9 years एक साइंटिस्ट, अच्छा सॉरी, एक चीज और आपको बताता चलूं कि जो वर्ड सेल है वो सेला से बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। तो आप सोचो कि उसका नाम ही सिर्फ इसलिए दिया गया है क्योंकि वो कंपार्टमेंट्स जैसे दिखते हैं, और सबसे पहले जब वो देखा उन्होंने तो कंपार्टमेंट्स जैसे दिखे, इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, सेल रख दिया। और सेल originally comes from word cella which means small compartments. Okay, now come to the next point. The first living cell was discovered by Anton von Leeuwenhoek. ठीक है, एक आप इनका नाम आप सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जब आप पढ़ोगे तो वहां पे सुनोगे बैक्टीरिया, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। 1674 में उन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया और सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। आपको बता दूं कि मैं सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने सब इस समय तक माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था और ये लोग काम चलाओ माइक्रोस्कोप बना बना के उसमें ऑब्जर्व करते थे और रिजल्ट कंक्लूड करते थे। इसीलिए आप उतना ज्यादा परफेक्शन की उम्मीद इनसे नहीं कर सकते हो। पहला जो माइक्रोस्कोप बना था वो जेनसन ने बनाया था, ठीक है। तो वहां पे जेनसन एंड उनके साथ और भी को वर्कर्स थे। तो उससे पहले वो अबाउट 1900 के आसपास की बात है, उससे पहले ये लोग 16 to 1700 के आसपास की डिस्कवरी आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप बना बना के ऑब्जर्व किया था। तो फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल में क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा, जो देखी गई वो एंटोन वॉन लियोनहॉक या एवी लियोनहॉक मैंने लिखा हुआ है।
सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया और पॉन्ड वाटर को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर जब ऑब्जर्व किया तो उन्हें कुछ फ्लोटिंग बॉडीज दिखी। फ्लोटिंग बॉडीज की मतलब चलती फिरती बॉडीज दिखी। अब एक्चुअली पॉन्ड वाटर था तो उसमें मूवमेंट तो आएगा ही आएगा, और उसको उन्होंने सेल के नाम से, क्योंकि वो कुछ सेल जैसे दिख रहे थे, कुछ सेल ऐसे कुछ रैंडम शेप दिख रहे थे, ठीक है। और आपको बता दे कि दैट मूविंग बॉडीज वाज प्रोबेबली एल्गा और एल्गल सेल्स। आप प्लांट में सबसे पहला जो प्लांट पढ़ते हो एल्गी पढ़ते हो, ठीक है, सेपरेट एल्गीज को पढ़ते हो। तो जो उन्होंने पॉन्ड है, तालाब का पानी आप लोगे तो उसमें एल्गा आपको देखने को, एल्गी देखने को मिल ही जाएगा। तो जो लिविंग सेल डिस्कवर करी गई वो एंटोन वॉन लियोनहॉक के थ्रू बाय डिस्कवर करी गई 1674 में, पॉन्ड वाटर से डिस्कवर करी, और ये माना जाता है कि वो क्या थे, एल्गल सेल्स थे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इन 1831 Robert Brown discovered the nucleus, one of the most important point, because nucleus is the most important part of the cell, because it is the brain of the cell। जैसे आपके बॉडी में अगर मैं इस ब्रेन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है एक सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सारे वहां पे जितने भी ऑर्डर्स वगैरह देने होते हैं, जैसे हमारे अंदर ब्रेन है वैसे वहां पे न्यूक्लियस होता है। In 1839, Purkinje discovered the protoplasm. This is the physiological basis of life. अभी आगे मैं आपको जब बताऊंगा तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फटाफट एक रिकैप देता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं सेल की डिफिनीशन। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एज वेल एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। It is also building block of life. Now come to the historical aspect of the cell. Cell was first discovered by Robert Hooke in 1674 Cell was first discovered by Robert Hooke in 1674 by Cork cells in 1665. In 1674, Anton von Leeuwenhoek firstly discovered the living cell from the pond water. Cell comes from word cella, which means small compartments. In 1831, Robert Brown discovered the nucleus, and 1839 Purkinje discovered the protoplasm. ये आपका एक पूरा का पूरा एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और डिफिनीशन कवर हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सेल थ्योरी डिस्कस करने वाले, फटाफट इसको आप लोग नोट कर लो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दे सेल थ्योरी एक पास्टुलेट है या ग्रुप, ऐसा मान लो कि ग्रुप ऑफ पास्टुलेट है जहां पे बहुत सारी चीजों को एक जगह हमने कलेक्ट करके रख दिया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सेल की डेफिनेशन देखी, सेल के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट को जाना, डिस्कवरी को जाना, बट दो साइंटिस्ट आपको बता दें, मैथियस सीडेन एंड थियोडोर स्वान, ठीक है। स्पेशली अगर बताएं तो ये एक जूलॉजिस्ट थे और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे और ये बॉटनिस्ट थे। इन 1838 में 1838 में सीडेन ने सेल थ्योरी दी फॉर एनिमल्स एंड स्वान ने 1839 में आफ्टर 1 ईयर बॉटनी यानी प्लांट्स के केस में सेल्स के लिए कुछ एजम्पशंस को दिए, कुछ थ्योरीज वहां पे प्रोवाइड करी। थ्योरी मतलब आप ये समझ लो एक एजम्पशन, एक पास्टुलेट, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या करा कि जितने भी सेल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस थी उसको कंबाइन करके एक कलेक्टिव थ्योरी बनाई, जिसे हम बायोलॉजी के एरिया में सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, आपको बता दें चैप्टर से सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं इसको समझ लो कि अगर मुझे इसको रेटिंग्स प्रोवाइड करनी हो तो मैं 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए भी और इस साल के लिए तो रहेगा ही रहेगा। तो अब हम बात करें सेल थ्योरी में कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए थे। फर्स्ट,
सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वही चीज है, हमने डिफिनेशन में इस चीज को समझ ली थी कि सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सेकेंड वन इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अर्लियर मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन करी है, सिंगल सेल इन अर्लियर स्टेज। हम जब शुरुआती दौर में रहते हैं तो हम भी जब मेल का स्पर्म और फीमेल का जब एग मिलता है तो वहां पे जाइगोट बनता है। और आपको बता दें जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है और लेटर वो फिर डेवलप होके एम्ब्रियो फिर न्यूबॉर्न में डेवलप हो जाता है। तो आप अगर बात करें, हम भी एक चाहे मल्टी सेलर हो यूनिसेलर हो, अपनी लाइफ की स्टार्टिंग फेज में वो सिंगल सेल का ही होगा। तो आपको ये जान के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना है कि अगर आपको कोई कह दे कि आप भी अर्लियर स्टेज में यूनिसेलर थे अब मल्टी सेलर हो गए हो, तो बिल्कुल वो सही बोल रहा है। हम भी अर्लियर स्टेज जब लाइफ हम बिफोर एम्ब्रियो आप जब जाइगोट को पढ़ोगे तो जाइगोट सिंगल सेल्ड ही होता है। सो नेक्स्ट वन इज ऑल सेल्स डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये थोड़ा सा नया स्टेटमेंट है और इसके बारे में हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं आता हूं, पढ़ता हूं। अभी ये दोनों पॉइंट ये सब यहां से लेके यहां तक एक ही पॉइंट है, मैं उसको क्लियर कर लेता हूं। लेटर ऑफ बायोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चो, स्पेशली मैं बता दूं पैथोलॉजिस्ट थे, in 1855 supported the cell theory by giving the statement, स्पेशली थर्ड वन को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, omnis cellula cellula। अब एक एज सच स्टेटमेंट है, आपको बता दे कि ये लैटिन है, जैसा है वैसा मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया है। और ये आप इस स्टेटमेंट को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग में देता हूं 1 मार्क्स के लिए। तो बिल्कुल केयरफुली इसको रट लेना, समझ लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब उन्होंने क्या बोला, omnis cellula is cellula which means every cell या सेल arises from pre-existing cell। अब आपको मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है जिसने पूछा कि इस सेल के एग्जिस्टेंस पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने पूछ लिया कि सेल आई कहां से। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले तो सेल थ्योरी में चीज आपको 1839 तक देखने को मिल गई थी, लेकिन लेटर 1855 में सेम स्टेटमेंट को एक्सटेंड किया रुडोल्फ विर्चो ने। और उन्होंने इसको वर्काओ भी कई लोग बोलते हैं, विर्चो या वर्काओ, तो आप लोग जो समझ में आए रुडोल्फ वर्काओ या रुडोल्फ विर्चो, आप जैसे समझ में आए इसको बोल लेना, ठीक है। वर्काओ भी है, विर्चो भी है, उस प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो स्टेटमेंट था इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सटेंड किया, और उन्होंने बताया कि जो सेल है वो पहले से पूर्वा उपस्थित या पहले से कोई सेल एग्जिस्टेंस में है उससे बन के आई है। तो इस दोनों एक ही एक्सप्लेनेशन। अब इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस ये समझ लो कि ये कुछ ऐसी चीज है कि एक मान लो कि किसी बर्ड का एग है, डेवलप होके हेन के एग में डेवलप हो गया, उधर से क्या आ गई, मुर्गी आ गई। तो क्वेश्चन आता है ना कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, तो उसका जवाब अभी तो चल रहा है ना, कई लोग कहते हैं हमको जवाब मिल चुका है। तो ठीक है, ओके, अच्छी बात है, जवाब मिल चुका है। तो यहाँ पे वो है कि एक पड़ा हुआ था किसी बर्ड का या किसी रेप्टाइल का, और डेवलप होके क्या हुआ, मुर्गी के अंडे में तब्दील हो गया, उधर से मुर्गी निकल के आई। कुछ ऐसी कहानी है और बिल्कुल सही कहानी है, इसमें कोई उन्होंने गलत चीज नहीं बताई थी। हम अगर बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ में तो कुछ इसी तरीके से सेल्स वगैरह मॉडिफाई होके यूनिसेलर टू मल्टीसेलर का जो सफर हम लोगों ने तैयार करा है, तय किया है, कुछ ऐसे ही तय किया है। तो होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ गए होंगे, सारे वीडियोस और ये जो सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किए आपको समझ में आ गए हैं। तो फटाफट इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोटोसाइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।